हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी वारंगल की आई हुई कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशंस के बारे में, जिसके लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है nitw.ac.in, तो आपको ये वाली वेबसाइट खुली मिलेगी। यहाँ पे अगर आप नीचे जाए तो नोटिसेस में देखिए लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेप्यूटेशन बेसिस। लास्ट डेट है आपकी 7 जनवरी 2025 फॉर्म फिल करने की। आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर डाउनलोडेड मिलेगी। मैंने वो डाउनलोड करके रखा है। तो ये है आपका एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनआईटी वारंगल strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। यानी कि ये वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जा रहा है ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ओपनिंग डेट थी 30 नवंबर 2024 एप्लीकेशन पोर्टल की, और ये क्लोजिंग डेट है 7 जनवरी 2025। यानी कि 7 जनवरी तक आपको ये फॉर्म फिल करनी होगी। अगर आप ग्रुप ए में फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सारे ग्रुप ए पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। तो मैं अभी फ्रेशर्स की ही बात करूंगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके लिए एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है और फ्रेशर्स एलिजिबल है। और बहुत सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इनमें से। जैसे कि आप देख सकते हैं सुपरिंटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ये सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो ग्रुप ए के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो सारे के लिए आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर हम लोग बात करें कि फ्रेशर्स के लिए कुछ है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं ये भी ग्रुप बी में ही आती है, असिस्टेंट इंजीनियर की। इसमें भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी में कोई भी एनालॉगस पोस्ट में, या फिर आप 5 साल कोई भी रेगुलर सर्विस किए हैं जूनियर इंजीनियर के तौर पे कहीं पे भी, तो भी आप एलिजिबल है। इसकी मिनिमम पे है ₹44,900। अच्छा, पोस्ट कोड याद रखिएगा, हर एक पोस्ट के बगल में पोस्ट कोड दिया हुआ है। वो पोस्ट कोड आपको एप्लीकेशन पोर्टल में चाहिए होगी। मिनिमम पे है ₹44,900। उसके साथ आपको डीए मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और आपकी पोस्टिंग होगी वारंगल या हनुमाकोंडा में। वैकेंसी और रिजर्वेशन की बात करें तो 3 है। 2 वैकेंसी ईयर मार्क्ड है सिविल और एक के लिए इलेक्ट्रिकल। यानी कि अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप जरूर भर सकते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो डेप्यूटेशन, यानी कि ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाली डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये मतलब डायरेक्ट परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। एज लिमिट की बात की जाए तो 56 ईयर्स है एज लिमिट। और एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी में कोई भी एनालॉगस पोस्ट होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास 5 साल की रेगुलर सर्विस है एज जूनियर इंजीनियर, ग्रेड 6 पे लेवल 6 के हिसाब से अगर आप पेड थे तो भी आप एलिजिबल है। या फिर अगर आप एंड उसके साथ साथ आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए बीई या बीटेक इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या फिर अगर आप फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कर चुके हैं सिविल या इलेक्ट्रिकल में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, तो भी आप एलिजिबल हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की इंटरव्यू डेट अभी तक निकली नहीं है, वो निकलेगी। अब बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए। सुपरिंटेंडेंट की बात करें तो पोस्ट कोड आप जरूर याद रखिएगा। मिनिमम पे है ₹35,400। इसके साथ आपको डीए और एलोवेंसेस मिलेंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और आपकी पोस्टिंग होगी वारंगल या हनुमाकोंडा। ये सारे पोस्टिंग्स वारंगल के लिए ही है। वैकेंसी और रिजर्वेशन की बात करें तो 3 है जनरल के लिए, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है।
एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 years। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास होना मैंडेटरी है बैचलर्स डिग्री में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर्स डिग्री में आपका 50% एटलीस्ट मार्क्स रहना जरूरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट मैंडेटरी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन बाद में आपको बता दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो पोस्ट कोड याद रखिएगा। मिनिमम पे होगी आपकी ₹35,400। इसके साथ साथ डीए और अलाउंसेस मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हिसाब से। पोस्टिंग वही है। और वैकेंसीज है 2 जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास बीई या बीटेक इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना जरूरी है, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी मैंडेटरी है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट वगैरह आपका जानना जरूरी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको बाद में बता दिया जाएगा। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें तो पोस्ट कोड याद रखिएगा। मिनिमम पे होगी आपकी ₹35,400। और डीए और अलाउंसेस इसके साथ आपको मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तौर पे। पोस्टिंग वही है। वैकेंसीज एक है पीडब्ल्यूडी के लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स में कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एंड बैचलर्स रहना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। डिजायरेबल है अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, या फिर पीजीडीसीए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट पोस्ट पे कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मेथड ऑफ सिलेक्शन बाद में नोटिफाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट। पोस्ट कोड देख लीजिएगा। मिनिमम पे होगी ₹35,400। इसके साथ डीए और अलाउंसेस मिलेंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पोस्टिंग वही वारंगल है। वैकेंसीज की बात करें तो एक ही है ओबीसी के लिए। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा और म्यूजिक और फिल्म्स और पेंटिंग और फोटोग्राफी और जर्नलिज्म इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट और इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट और एक्टिविटीज ड्यूरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टडीज। यानी कि आप अगर को करिकुलर एक्टिविटी में थे कोई भी इनमें से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। और अगर आपका फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में तो आप एलिजिबल हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन लिखा है नोटिफाइड विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो पोस्ट कोड याद रखिएगा। मिनिमम पे होगी आपकी ₹25,500। और डीए और अलाउंसेस इसके साथ अलग से मिलेंगे आपको एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पोस्टिंग होगी आपकी वारंगल। वैकेंसीज और रिजर्वेशन की बात करें तो 5 जनरल, 2 यूबीसी, 2 ओबीसी, 1 एससी। आउट ऑफ द अबव एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 33 इयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपका कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट। एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपका कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में। डिजायरेबल है अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स बैचलर्स डिग्री में। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको नोटिफाई किया जाएगा बाद में। जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो पोस्ट कोड है ये। एमोल्यूमेंट्स में मिनिमम पे है ₹21,700। इसके साथ आपको डीए और अलाउंसेस मिलेंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पोस्टिंग होगी या तो वारंगल या तो हनुमाकंड। वैकेंसीज है 2 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इनमें से 2 वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 इयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपका कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में। डिजायरेबल है अगर आपके पास और भी कंप्यूटर स्किल्स है और स्टेनोग्राफी स्किल्स है। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको बाद में नोटिफाई किया जाए। ऑफिस अटेंडेंट की बात की जाए तो पोस्ट कोड याद रखिएगा। मिनिमम पे है ₹18,000। और डीए और अलाउंसेस आपको अलग से मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। वारंगल और हनुमाकोंडा में आपकी पोस्टिंग होगी।
वैकेंसीज है 6 जनरल के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस। उनमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 years। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। टेंटेटिव मेथड ऑफ सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। लैब अटेंडेंट की बात करें तो पोस्ट कोड देख लीजिएगा, मिनिमम पे होगी आपकी ₹18,000। इसके साथ डीए और अलाउंसेस आपको अलग से मिलेंगे। वैकेंसीज की बात करें तो 5 जनरल, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 years। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 इन साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड विल बी नोटिफाइड सेपरेट। और मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पोस्ट है उनके लिए। 10 साल का है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, यानी कि पीडब्ल्यूडी, विथ मिनिमम 40%। रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। और एज रिलैक्सेशन है रिजर्व्ड और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एज पर रूल्स। Only SSC 10th standard matriculation certificate या birth certificate issued by appropriate government authority will be accepted as the proof of date of birth. एप्लीकेशन फी की बात करें तो इनकेस आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी ₹1000 की, वो भी ऑनलाइन मोड में। अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप कोई और पोस्ट के लिए यानी कि बी और सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फी ₹500। और अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशंस भेजनी होगी, उसके साथ सेपरेट एप्लीकेशन फी भी जरूरी है। अगर आप SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट है तो कोई फी आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। फेलिंग टू रेमिट फी इन केस ऑफ एप्लीकेबल कैटेगरी कैंडिडेट एज पर द इंस्ट्रक्शंस विल रेंडर रिजेक्शन। अगर आप फी नहीं देते हैं और अगर आप फी देने वाले कैटेगरी में आते हैं तो एज पर इंस्ट्रक्शंस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अदर कंडीशंस की बात करें तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही और शी फुलफिल्स ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि आप भरने के पहले जरूर इंश्योर कीजिएगा कि आपके सारे एडवर्टाइजमेंट में दिए हुए एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं या नहीं। और अगर इंश्योर करने को बोला जा रहा है कि अगर आप एलिजिबल है तो अपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। और candidate would be admitted to various stages of the recruitment process based on the information furnished by the candidate in his or her application। आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको वेरियस स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होगी। स्क्रूटिनी होगी आपकी एप्लीकेशन की फाइनल स्टेज में रिक्रूटमेंट की पहुंचने के पहले। NIT Warangal reserves the right not to fill up any post or even to cancel, restrict or modify alter the whole process of recruitment without issuing any further notice or assigning any reason thereof। यानी कि NIT वारंगल के पास ये राइट है कि कोई भी पोस्ट फिल नहीं करने की या कैंसिल या रेस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई या ऑल्टर करने की पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीडियर विदाउट इशूइंग एनी फर्दर नोटिस। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पोस्ट प्योरली टेंटेटिव है और सब्जेक्ट टू चेंज और रिवीजन है एज पर इंस्टीट्यूट। अगर आप इन पैनल होते हैं अंडर वेटिंग लिस्ट तो आपको अपॉइंटमेंट तभी दिया जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हैं सिलेक्ट लिस्ट में। The eligibility criteria, including the age, educational qualification, or period of experience as prescribed in the advertisement, will be determined with reference to the last date of receipt of application। यानी कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस सारे जैसे प्रिस्क्राइब्ड एडवर्टाइजमेंट में वैसे ही डिटरमाइन किए जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। On appointment, fresh recruits will be governed by the National Pension System as notified by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India। यानी कि अगर आप रिक्रूट होते हैं तो आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन मिलेंगे। यहाँ पे और सारी कुछ मेंशन एक बार पढ़ लीजिएगा। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड अवार्ड ग्रेड या CGPA OGPA द सेम विल हैव टू बी इंडिकेटेड इन इक्विवेलेंट परसेंटेज। यानी कि आपको ये सारे परसेंटेज में कन्वर्ट करके
अपनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड के हिसाब से आप फॉर्म में भरनी है। आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा पोस्ट के लिए। In addition to the pay and allowances as applicable to the employees, they would be entitled to following facility. ये सारे facilities आपको मिलेंगे, जैसे कि reimbursement of children education allowance as per central government, reimbursement of medical expenses including referral to outside specialized and reputed hospitals, suitable institute residential accommodation in campus, leave travel concession as per central government, national pension scheme for all direct recruits. Cancellation of the candidature. Candidates are cautioned not to furnish any incomplete, false, or misleading information or submit any document which is defective, forged, or fabricated, or otherwise not admissible or claim fraudulently. EWS, SC, ST, OBC या person with benchmark disability के या फिर ex serviceman और resort to any type of malpractice during the selection process. यानी कि साफ तौर पर मेंशन है, अगर आप फिल करते वक्त कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करने वक्त कुछ भी डिफेक्टिव या फोर्स्ड देते हैं तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगी। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की टाइम है आपकी 7 जनवरी 2025 तक। और आप इस वेबसाइट में अगर जाए जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी वारंगल की, तो करियर्स जॉब्स के अंडर में आपको मिलेगा, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाली हूँ कि वो कहाँ से है। Those applying for direct recruitment who are currently working under central, state government, public sector undertaking, etc., should furnish no objection certificate at the stage of certificate verification. यानी कि आपको एनओसी की जरूरत होगी अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है तो। Those candidates applying for deputation method, यानी कि upon submission of online application, self-attested hard copy of the, यानी कि आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद हार्ड कॉपी वगैरह भी सेल्फ अटेस्ट करके वो प्रॉपर चैनल के थ्रू रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल 506004 विद इन 30 days ऑफ द क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भेजनी है। Certificate copies of APARs for the last 5 years duly attested on each page by an officer, not below the rank of under secretary or equivalent. Vigilance clearance certificate or no objection certificate. Online application will be treated as advance copy only. In the event of non-receipt or hard copy of the application through proper channel within the stipulated period, candidature will be considered provisionally if no objection certificate is provided by the time, along with an undertaking that he shall arrange for the above documents at the time of interview. अगर आप डेप्यूटेशन मेथड से कोई भी कैंडिडेट है, यानी कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मेथड जो पोस्ट है उसके लिए, तो आपको ये सारे भेजनी है डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपको भेजनी है वहां पे एनआईटी वारंगल पे। अगर आप नहीं भेजते हैं 30 डेज के अंडर, मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद, तो या फिर आप एनओसी भी नहीं देते हैं तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शुड कीप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और पर्सनल डिटेल्स और पोस्ट अप्लाइड के डिटेल्स फिल करने के पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रंट फेसिंग रहना जरूरी है। एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, और ईमेल आईडी शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ प्रेजेंस। आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की कॉल लेटर मिलेगी इंस्टीट्यूट के तरफ से ईमेल आईडी में ही। डेट टाइम वेन्यू की बात किया जाए तो वेबसाइट या एडमिट कार्ड या कॉल लेटर आपको मिलेगी थ्रू वेबसाइट, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर के थ्रू ही आपको डेट टाइम और वेन्यू पता चलेगा। अपलोडिंग फोटो और सिग्नेचर की साइजेस मेंशन्ड है, अपलोड करने के पहले जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको प्रिंट या सेव करनी है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तक या सिलेक्शन प्रोसेस तक आपको वो प्रिजर्व करना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम आप क्या क्या लाना है, सारे आपको ओरिजिनल लाना है और एक सेट फोटो कॉपी लानी है सेल्फ अटेस्टेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। डॉक्यूमेंट्स में आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन सारी, डेट ऑफ बर्थ या प्रूफ ऑफ एज ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए
ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फॉर्मेट प्रिस्क्राइब। एनओसी चाहिए अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं पे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। एक सर्विसमैन के लिए सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म में अगर ज़रूरी है तो कोई और सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी। तो यही है। एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर में सारे डिटेल्स अच्छे से मेंशन्ड है, आप फिल करने के पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि कहाँ से अप्लाई करनी है, तो एक सेकेंड। अगर आप इसमें जाते हैं www.nitw.ac.in, तो आपको एक टैब मिलेगा करियर/जॉब। उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाली पोर्टल खुली मिलेगी। या फिर अगर आप चाहते हैं तो www.careers.nitw.ac.in में जाके भी क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाली पोर्टल खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर आप भर सकते हैं पूरा अपना रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो इसी के साथ वीडियो आज यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। और अगर आप फ्रेशर्स हैं और अगर आप महिला है तो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको इस बारे में कोई भी चीज़ क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इसी के साथ वीडियो आज यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।